हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। टाइम रहेगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सो यहाँ से आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न पता चलेगा जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए। यहाँ से आप कंप्लीट जो पैटर्न है वो देख सकते हो, साथ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर जो होते हैं या प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 मार्क्स, सेक्शन सी रहेगा आपका लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट एंड क्वेश्चन। सबसे पहले करेंगे हम सेक्शन ए जो कि है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या दिया गया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस। ठीक है, इसमें आपके लिए ये अनसीन पैसेज है जो कि आपको अच्छे से बहुत अच्छे से रीड करना है। तो इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, रीड करोगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सबसे पहले क्या कीजिए, पहले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है उनको एक बार रीडिंग ले लीजिए, ताकि जब आप जो रीड करोगे, ठीक है, जब ऐसे रीड करोगे ना तो क्या होगा, आपको क्वेश्चंस कहाँ पर है, क्या पूछा गया है, उस पर फोकस रहेगा। तो थोड़ा एक बार क्वेश्चन रीड करके तब पैराग्राफ रीड कीजिएगा। सो यहाँ से इसको जो है अच्छे से रीड कर लीजिए। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड से लेकर काफ़ी बड़ा पैसेज रहता है ये। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द राइटर ओपिनियंस टूवर्ड्स मोरल एजुकेशन। तो ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट किसके बारे में है, मोरल एजुकेशन। आजकल के एरा में जो बच्चों के अंदर मोरल एजुकेशन कम होती जा रही है, उनके एटिकेट्स नहीं हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑनेस्टी, एम्पथी, इंटीग्रिटी, वो सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो उसका यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है कि ऐसा क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो सब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब तो एजुकेशन दैट एम्फेसिस कम्युनिटी वैल्यूज एंड एथिक्स। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द रोल ऑफ पेरेंट्स इन एड्रेसिंग द डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर। रेशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो रोल, पेरेंट्स का रोल जो है वो डिफाइन करना है कि क्यों मोरल एजुकेशन आजकल कम हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स शुड एक्टिवली एंगेज इन मोरल डिस्कशन। जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को मोरल जो डिस्कशन है उनमें एंगेज करना चाहिए। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पथी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब के बारे में बताना चाहिए। एग्जाम्पल दे के बताना चाहिए कि किस तरह से, अगर स्टोरी जैसे पहले बताते थे कि स्टोरी के बेस पे ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को बतानी चाहिए। ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन। वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन इज rise in unethical behavior such as cheating, dishonesty and societal divisions like increasingly fragmented and decrease in the transmission of religious teachings। जो religious teachings है वो कम हो गई हैं, हमें हमारे जो इतिहास है उनके बारे में पता नहीं होता है। क्लियर, तो ये चीज़ें काफ़ी रोल प्ले करती हैं, जो एथिक्स हैं बच्चों के अंदर वो डाउन होने में। उसके बाद देखिए, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो इसमें कौन से एक दूसरे का सिनोनिम रहेगा वो बताना है। तो बी आंसर रहेगा इरोजन यानी डिक्लाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। We can say that writers' tone become very deep and objective when discussing about the merits of advancement of technology compared to demerits of advancement of technology because तो आगे इसको करेंगे कंटिन्यू। बिकॉज द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स रैपिडली एंड ऑफन विदाउट वेरिफिकेशन हैज़ लेड टू द एरोजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल। ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ द वीकनिंग ऑफ फैमिली एंड रिलीजियस टाइज लेड टू अ डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन।
तो किस तरह से जो फैमिलीज़ हैं उनकी वजह से बच्चों के अंदर मोरल एजुकेशन कम हो रही है, तो इस बारे में बताना है। एट प्रेजेंट फैमिलीज़ हैव बिकम फ्रेगमेंटेड, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, दादा दादी वो बच्चों को स्टोरीज सुनाते थे, उनसे उन बच्चों के अंदर जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो इंटीग्रिटी है, जो ऑनेस्टी है, वो डेवलप होती थी। लेकिन आजकल फैमिलीज़ टूटती जा रही हैं, जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती हैं, एंड पेरेंट्स स्ट्रगल टू फोस्टर मोरल वैल्यूज़ इन देयर चिल्ड्रन। द डिक्लाइन इन रिलीजियस ऑब्जर्वेंस हैज़ लेड टू अ डिक्रीज इन द ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स दैट ऑफन प्रोवाइड अ मोरल कंपास फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इन मॉरल एजुकेशन। तो मेन जो फैक्टर है वो क्या है, दैट इज शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यूज़। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म एंड पर्सनल सक्सेस। तो इट हैज़ लेड टू द डिक्रीज एम्फोसिस ऑन कम्युनिटी वैल्यू, कम्युनिटी वैल्यू पे एम्फोसिस नहीं किया जाता, एम्पैथी एंड एथिकल बिहेवियर, इन चीज़ों पे जो है फोकस नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसे ऐसा हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, रीड द पैसेज गिवन बिलो। सेकंड क्वेश्चन है ये 10 नंबर का, तो इसमें भी आपको इसी तरह से पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, और इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ से बच्चे आप वीडियो पॉज करके इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, मार्क किए हुए हैं। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, और ये स्कोरिंग होता है। अगर आप अच्छे से समझ के करते हो तो आंसर गलत भी नहीं मिलते और स्कोरिंग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा 1, द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम इज एन अर्थ साइज प्लैनेट। ठीक है, इसमें प्लैनेट्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद देखिए, वाज द अर्थ साइज प्लैनेट वॉल्केनिज्म ऑब्जर्व डायरेक्टली, हाउ वाज इट इवेंचुअली मेजर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से देखेंगे। सेकंड का आंसर ये देखिए, द प्लैनेट वॉल्केनिज्म वाज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट रेदर इनफ्रेड ड्यू टू द सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विद द लार्जर ऑफ द 2 अदर प्लैनेट ऑर्बिटिंग द डिम स्टार। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, what could be the consequences of the gravitational tug of larger planet on the earth size planet, explain in 40 words। तो थर्ड का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, the gravitational tug from the higher, यहाँ से लेकर और similar to low, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, बेस्ड ऑन द रिसर्च द साइंटिस्ट कंडक्टेड अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ साइज प्लैनेट दे फाउंड इट टू बी। तो कैसा मिला था उनको जो प्लैनेट है, दैट इज रग्ड एंड रॉकी। क्या हो जाएगा, रग्ड एंड रॉकी। इसमें आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। दो अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सो प्लैनेट, तो ये ट्रू है। उसके बाद इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स मोस्ट लाइक सिनोनिम। तो आपको यहाँ पे फ्लैक्स का सिनोनिम बताना है, फ्लैक्स। तो यहाँ पे फ्लैक्स का सिनोनिम क्या है, बैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, describe the unique characteristic of the earth size exponent obtained a red dwarf star that make an intriguing candidate for potential habitability, elaborate on its size, temperature, proximity to the star and orbital period। तो about 40 words में आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। द अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट हैज़ प्रॉक्सिमिटी टू अ रेड डवार्फ स्टार एंड स्लाइटली लार्ज देन अर्थ। इट रेज इंटरेस्ट इन पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी। It's short to 2 to 8 days situated on the inner edge of the habitable zone, may enable the presence of liquid water and the possibility of supporting life. Its surface temperature appear to be slightly warmer than earth। ठीक है, तो इस तरह से उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, द न्यूली डिटेक्टेड प्लैनेट ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विद अनदर लार्जर प्लैनेट सजेस्ट द लाइकलीहुड ऑफ वॉल्केनिज्म ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है हमारा राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर सेक्शन। तो 20 मार्क्स की ग्रामर रहेगी। इसमें आपको कोई भी 10 जो है टास्क करने हैं, यानी 10 of 12। तो इसमें आपको दिया गया है कि ब्रैकेट में यहाँ पे इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वर्क्स आ जाएगा। सेकंड देखिए, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। एरर फाइंड आउट करनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर मस्ट लीड टू डिहाइड्रेशन। मस्ट नहीं होगा, ठीक है, मस्ट की जगह कैन लीड टू। मस्ट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन ही हो जाए, सब में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें मस्ट की जगह कैन आएगा। प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ एसेंशियल, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड टास्क क्या है,
इसमें आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच बनानी है। तो डोंट टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, किसने कहा? फादर ने अपने बेटे से कहा। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, इसमें चेंज करेंगे, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू टीयर पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, रीड द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड हिज स्टूडेंट रिगार्डिंग हॉलीडेज होमवर्क। तो टीचर ने क्या कहा? हैव यू नोटेड योर हॉलीडे होमवर्क फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप। स्टूडेंट ने कहा यस सर आई हैव नोटेड। तो आपको क्या करना है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। तो आपको इसमें जो रिपोर्ट किया गया है, टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ़ ही हैड नोटेड हिज हॉलीडे होमवर्क, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर आपका क्या आएगा? विच, हु और व्हाट दिया गया है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विच आर सेटिंग ग्लोबली। ठीक है, विच आर सेटिंग ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, तो विच आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए 6th में आपको एरर बतानी है। तो इसमें प्रोसीड की जगह प्रोसीडिड आएगा, प्रोसीड की जगह क्या आएगा? प्रोसीडिड आ जाएगा। 8th टास्क 7th टास्क है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर। डायरी एंट्री की लास्ट लाइन दी गई है, तो उसमें जो है आपको एरर बतानी है। तो इसके अंदर देखिए आकाश अनॉयड मी ग्रेटली बाय पुशिंग मी इन द प्ले ग्राउंड ऑफ नो रीज़न, ऑफ नो रीज़न। ऑफ नो रीज़न नहीं होगा, ऑफ की जगह फॉर नो रीज़न आएगा, किसी भी कारण के लिए, तो फॉर नो रीज़न। तो इसमें ये करेक्शन हो जाएगी और ये इसमें एरर है। नेक्स्ट देखिए 8th टास्क है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो है क्या आ जाएगा? गेव आ जाएगा। प्रोफेसर गेव अवर पेपर बैक टू द ग्रेड्स एंड कमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो इसमें शॉपकीपर और कस्टमर इसके बीच की कन्वर्सेशन दी गई है, डायलॉग दिए गए हैं। तो इसमें आपको फिल करना है द कस्टमर आंसर्ड दैट ही वांटेड टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन, ही वांटेड टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो आप इसको और अच्छे से पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आपको फिलअप करने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जो है यहाँ पे जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे बेटा, तो इसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा हैविंग। ठीक है, बेडरूम हैविंग अटैच्ड बाथरूम। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ फेमस पोम एंड बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा? ग्रॉन्स आ जाएगा। द स्काई ग्रॉन्स लाइक वन इन डिस्पेयर, तो ग्रॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12th है। तो इसमें भी आपको एरर बतानी है। तो इसमें एरर ब्रेनस्टॉर्म में है, अच्छे से पढ़िएगा चीज़ों को। ठीक है, अगर सारी हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्रेनस्टॉर्म जो है, ब्रेनस्टॉर्म का की जगह क्या आ जाएगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाएगा। ये एरर है और ये इसकी करेक्शन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट टास्क ग्रामर का। अब है राइटिंग सेक्शन जो कि है 10 मार्क्स की। अब इसके अंदर क्या है आपका? इसके अंदर आपको ऑल डिटेल्स प्रेजेंट इन द क्वेश्चन आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड असेसमेंट पर्पस। तो योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन महोत्सव अंडर इको क्लब। द सेलिब्रेशन इंक्लूड द फॉलोइंग इवेंट्स। तो वन महोत्सव मनाया गया, उसमें ये इवेंट हुए। ट्री प्लांटेशन हुआ, स्क्रीनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन चिपको मूवमेंट हुआ, स्पॉन्टेनियस स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज। तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है वन महोत्सव पे, डिटेल में 100 to 120 वर्ड्स में। ठीक है, तो आपको ये खुद से करना है। क्लियर पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद देखिए और में क्या दिया गया है। In the beginning of the previous year, you are weak in English, but your English teacher helped you a lot. But his friend, splendid effort, you got highest mark. Describe your English teacher. अपने English teacher को आपको describe करना है, उसके effort को describe करना है 100 to 120 words में। वीना स्टार्टिंग राइटिंग अ स्टोरी बट कैन नॉट कंप्लीट इट। तो आपको क्या करना है? कंप्लीट करनी है स्टोरी। तो यहाँ से लेकर ये जो है आपको क्या करनी है? एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। इसके और में आपको एक डायरी एंट्री दी गई है। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू सॉ अ स्मॉल स्टूडेंट मीटिंग एन एक्सीडेंट विद अ बाइक। एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, तो वो एक डायरी एंट्री आपको लिखनी है। ठीक है, तो एक डायरी एंट्री आपकी आएगी, एक स्टोरी राइटिंग है, एक आपका जो है यहाँ पे क्या आ जाता है? डिस्क्राइब करना आ जाता है एक, और एक जो है आपको यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट सेलिब्रेशन या कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको फोकस करके पढ़ना है। उसके नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन सी है हमारा लिटरेचर सेक्शन, 40 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैज़ फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी
Marky had, he said to her mother, "It is not the little girl fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happens. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Marky head again. उसके बाद देखिए, हु स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग द टास्क कंप्लीट करने के बाद कौन स्माइल कर रहा था? तो द इंस्पेक्टर. नेक्स्ट देखिए, सेकंड है fill in the blanks appropriately taking reference from the above context. The reason given by the inspector for the issue in the geography sector was the sector was geared a little too quick. ये आंसर हो जाएगा. उसके बाद how did the inspector adjust the speed of the geography sector and how did the inspector express his approval to Margie progress. तो आपको इसके 40 वर्ड्स में लिखना है. तो इसमें आ जाएगा, द इंस्पेक्टर स्लोड द जियोग्राफी सेक्टर डाउन टू एन एवरेज 10-year लेवल एंड ही एक्सप्रेस हिज अप्रूवल ऑफ मार्कीज प्रोग्रेस बाय पैटिंग मार्की हेड. ठीक है. ही ऑल्सो सेड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. ये इसका आंसर है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है. द इंस्पेक्टर थॉट दैट द मार्की ओवरऑल प्रोग्रेस वाज एक्सीलेंट. तो एक्सीलेंट नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, इसमें भी आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ लाइंस दी गई हैं और द लोस्ट चाइल्ड से, और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. तो यहाँ से आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए. व्हाट डिड द मैन ऑफर टू द डिस्कंसोलेट चाइल्ड. तो क्या उसने ऑफर किया था? गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. ट्रू फॉल्स बताना है. तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन द मैन मेट द चाइल्ड बिकम वेरी हैप्पी एंड एंजॉय द फेयर. ऐसा नहीं था, वो बहुत परेशान था, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, तो ये फॉल्स हो जाएगा. What was the child response when asked about his preferred sweets and why did he behave in a certain way. तो इसको भी आपको 40 वर्ड्स में लिखना है. तो इसमें यहाँ से लिखेंगे, द चाइल्ड turned his face from the sweet shop and only sobbed. वो ऐसे सुबह सुबह के रो रहा था. and wished to be reunited with his parents. और चाह रहा था कि वो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से मिल जाए. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज. द चाइल्ड एक्सप्रेस्ड हिज लॉन्गिंग्स बाय स्क्रीमिंग एंड क्राइंग टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है. इसमें भी आपको आंसर करने हैं. आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू. तो इसमें आपको ये पैराग्राफ जो दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोम का, इसको रीड करना है. एंड ये लिया गया है द रोड नोट टेकन से. अब उसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे ट्रू रहेगा. सेंट्रल थीम जो है ऑफ द पोएम इज चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है, कि चॉइस है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें लाइफ में कौन सा पाथ जो है वो जो है अडोप्ट करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड व्हाई डिड ही टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय. तो इसका आंसर आपको 40 वर्ड्स में देना है. तो इसमें करोगे, द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज़ अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड ये वाला आंसर हो जाएगा. द स्पीकर मीन्स ही फाउंड 2 डिफरेंट पाथ इन अ फॉरेस्ट बाय 2 रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड ही टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय बिकॉज ही डिडेंट वांट टू फॉलो द क्राउड. ठीक है. वो क्राउड को फॉलो नहीं करना चाहता, इसीलिए वो लेस ट्रेवल्ड को चुनता है. द पोइट हैड रीच सच अ पॉइंट इन लाइफ दैट देयर आर 2 ऑप्शन फॉर हिम एंड ही डिसाइडेड टू द ट्रेवल ऑन द रोड यूज्ड बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल. जिस तरफ लोग बहुत कम गए, यानी जिन्होंने कम लोगों ने उस रास्ते को चुना है, उस रास्ते पर पोइट जो है वो चलना चाहता है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद रेफरेंस टू द अबव कॉन्टेक्स्ट. द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन समवेयर एज इज एंड एज इज हैंड्स. ये इसमें क्या है? तो इसमें रिपीटिशन है. और में देखिए, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. तो ये पोम दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे. इसका नाम है विंड. सो हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन में ही कौन है? विंड है. व्हाट इज़ द मेन मैसेज कन्वे इन दिस पोएम एंड हाउ डज इट सजेस्ट अचीविंग अ हारमोनियस रिलेशनशिप विद द विंड. आंसर करना है. तो इसमें आ जाएगा, द मेन मैसेज ऑफ द पोम इज़ अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. It suggests that by fortifying our home and bodies and making our hearts steadfast, we can achieve harmony with the forces of nature like the wind. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है. ठीक है. तो ये पैरा क्या हो जाएगा? ज्वाइंट द डोर फॉर्मली एक्चुअली मीन्स क्लोज एंड लॉक द डोर सिक्योरली. तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है. फिर इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द अबव कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें पोएटिक डिवाइस बताना है. तो इसमें रिपीटिशन नहीं है, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है. कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि इसमें विंड को एक पर्सन की तरह दिखाया गया है, तो इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन रहेगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कि नहीं 4 के आंसर करने हैं.
तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द स्नेक एंड द मिरर इज अ स्टोरी अबाउट अ थ्रेटेंड इंसिडेंट विच हैज़ बीन नरेटेड ह्यूमरसली, जस्टिफाई द नरेशन स्टाइल ऑफ द राइटर विद रेफरेंस टू द स्टोरी. In conclusion, the story Snake and the Mirror combine fear and humor to create an engaging narrative. The humorous tone helps to alleviate the tension associated with the frightening incident, while the narrator comical observation and reflection add an entertaining element to the story. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए बी है एंड द melancholy darkness gentle weeps in rainy tears. What does the poet means by melancholy darkness and what memories does rain bring to the poet's mind? तो जो बारिश हो रही है, जो आवाज़ है, ठीक है, वो उसको देख के पोइट के मन में क्या मेमोरीज याद आती हैं. वो अपनी मदर को याद करता है और उसको लगता है कि जो क्लाउड्स हैं वो रो रहे हैं. तो इस तरह का इसमें बताना है आपको कि इसका क्या मतलब है. तो इसमें आ जाएगा द melancholy darkness stand for the clouds. The poet imagine that the clouds covering the sky are in the space of decreation. ठीक है. द पोइट फर्दर इमेजिन दैट द क्लाउड आर वीपिंग इन अ जेंटल मैनर, कि वो रो रहे हैं एंड देयर टीयर्स आर फॉलिंग डाउन एज रेन ड्रॉप्स, और जो बारिश हो रही है वो उनके टीयर्स हैं. ड्यूरिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ द मेमरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट्स द पोइट. उसको अपनी मदर की याद आती है. दिस मेमरी हैज़ बीन हॉन्टिंग हिम क्वाइट ऑफन लाइक एवरी डार्लिंग ड्रीमर हिज मदर इज़ नो मोर. नेक्स्ट देखिए एवलिन्स माइंडसेट टुवर्ड्स हिज अचीवमेंट इन म्यूजिक वाज सिंसियर. तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो एवलिन माइंडसेट टुवर्ड्स हर अचीवमेंट इन म्यूजिक बीइंग डिस्क्राइब्ड एज sincere likely means that she had a genuine and heartfelt attitude or approach to her accomplishment in the field of music. नेक्स्ट देखिए हाउ डिड केजी अ फादर रिएक्ट व्हेन ही लर्नड अबाउट द टॉन पेपर. जब उसने जो है टॉन पेपर के बारे में उसको पता लगा एंड द लिटिल गर्ल इन्वॉल्वमेंट, और उस लड़की के बारे में पता लगा, तो उसने क्या किया. वाज इट जस्टिफाइड, जो उसने किया क्या वो ठीक था. आपको आंसर करना है. When the father learned about the torn papers and the little girl involvement, he stopped and stared at her in disbelief. However, the little girl denied her action. ठीक है. And mother was instructed to fetch the pin cushion while ensuring the child was put to bed immediately. Those were important papers. Father was very angry. He got irritated and without knowing the reason, he had beaten her with a ruler very harshly. It was not justified because she didn't do intentionally. नेक्स्ट क्वेश्चन है ई. इन द पोएम लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस. डू यू थिंक इट इज़ ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड? रेशनलाइज योर आंसर. तो ये जो है विलियम बटलर की यीट्स की पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री. इनिस्फ्री कैन बी सीन एज बोथ अ फिजिकल प्लेस एंड अ स्टेट ऑफ माइंड. दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है. यीट्स डिस्क्राइब इनिस्फ्री एज ए serene natural retreat where he wishes to escape the noise and busyness of urban life. ठीक है. He speak of building a small cabin, growing beans and enjoying the tranquility of nature. तो जो पोइट है वो इस बिजी लाइफ से उब चुका है, उसको एक बहुत ही enjoying लाइफ चाहिए, इंडिकेटिंग अ लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर मोर पीसफुल एग्जिस्टेंस. क्लियर. तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड भी है कि उसको पीसफुल लाइफ चाहिए. इसको एक प्लेस भी रेफ़र किया गया है कि ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, कोई बिजी लाइफ ना हो, अर्बन लाइफ ना हो. तो इस तरह से उस दोनों ही इसमें फिजिकल प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड दोनों को ही दिखाया गया है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन. 3 में से कोई 2 करने हैं आपको. ठीक है. तो बेटा आप यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ महिंद्रा एज अ जूनियर सुपरवाइज़र एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स ही इज़ असाइंड टू. तो इसमें आपके आंसर जो है रहेगा इन Iswan the Storyteller by R.K. Narayana. Mahinder primary responsibilities as junior supervisor at the construction site involve overseeing various aspects of the construction process. His duties include supervising work. ठीक है. Mahindra is responsible for supervising the daily activities at the construction site. This involves ensuring that the labor and the other worker are performing their task correctly and efficiently. आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हो. Managing site operations. He must manage the overall operation at the construction site. This includes coordinating the logistic of the material, monitoring the progress of construction work and ensuring that the site it running smoothly. ठीक है कि जो साइट है वो स्मूथली रन कर रही है. ये आ जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टोटो बाथ रूटीन नाउ डिड ही ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस इंसिडेंट. Toto enjoyed taking baths, testing the water temperature, and soaking himself in warm water. One day he jumped into a kettle of water heating over a fire. As the water got hotter, Toto stayed inside and tried to adjust. He was saved just in time by the narrator grandmother before he could be seriously harmed. This incident showed Toto's curiosity and the potential danger it could lead to. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग एंड द मिनिस्टर चेंज द रूटीन ऑफ द पीपल इन द किंगडम एक्सप्लेन. कैसे उन्होंने रूटीन चेंज किया लोगों का. आंसर हो जाएगा द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स चेंज द रूटीन बाय डिक्लेयरिंग नाइट एज डे एंड डे एज नाइट. दे ऑर्डर्ड एवरीवन टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क एट नाइट. एनीवन हु डिसओबे वुड फेस पनिशमेंट. दिस विचारे रूल टर्न द एंटायर किंगडम लाइफ अपसाइड डाउन. They enforced this rule strictly, threatening punishment for anyone who disobeyed, effectively reversing the kingdom natural order. Next question number 10 है in the story they fun they had Margie hated her school give reason. क्यों अपने स्कूल से नफरत करती थी. Why did she feel that the old kind of school must have been fun. उसको क्यों लगता था कि जो पुराने स्कूल थे वो उनमें ज़्यादा फन था. इसको एक्सप्लेन करना है और में देख लेते हैं साथ ही दोनों के आंसर करेंगे. Einstein was an unusual child. In what ways he was different. Comment upon the values in his characters that made him a global citizen. Elaborate. तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे. मार्गे हेटेड हर स्कूल बिकॉज इट वाज एन इम्पर्सनल मैकेनिकल सेटअप विद रोबोटिक टीचर. द लेसन्स अपीयर्ड ऑन अ स्क्रीन एंड द टीचिंग वाज डल एंड मोनोटोनस. ठीक है. मार्गे डिसलाइक द लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल इम्पोज्ड बाय द मशीन. तो वो मशीन को लाइक नहीं करती थी. हर स्कूल ऑल्सो केप्ट ट्रैक ऑफ हर परफॉर्मेंस विच मेड हर एंक्सियस एस्पेशली व्हेन शी स्ट्रगल विद सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी. वैन शी लर्न अबाउट ओल्ड स्कूल. जब उसने ओल्ड स्कूल के बारे में सुना अपनी ग्रैंड मदर्स बुक से ग्रैंड फादर्स की बुक से. मार्गे इमेजिन दैम एज ए फन. मार्गे को बहुत फनी लगा बिकॉज चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर. बच्चे साथ पढ़ते थे प्ले खेल करते थे इंटरेक्ट विद ह्यूमन टीचर्स. शी लॉन्ग फॉर द सोशल आस्पेक्ट एंड द आइडिया ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन ए कम्युनल एनवायरमेंट. To her, old school seemed more engaging and lively compared to her isolated, automated learning experience. Next देखिए आइंस्टाइन के बारे में. Einstein was an unusual child in several ways. He spoke very late and often kept to himself, appearing withdrawn and different from other children. He had a deep curiosity and fascination with nature and science from an early age, often questioning conventional ideas. Unlike his peers, Einstein did not conform easily to the rigid school system, which he found stifling and unsurprising. As he grew older, Einstein's character was marked by values like curiosity, open-mindedness, and relentless pursuit of knowledge. He valued freedom, peace, and humanitarian causes, advocating for civil rights and global cooperation. His scientific contribution and advocacy for world peace, especially in later years, transcended national boundaries, making him a true global citizen who sought to be benefit of all of humanity. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एनी वन इन 120 वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द किंगडम ऑफ फूल डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द गुरु एंड हिज डिसिपल. डिड दे फाइंड इट जस्टिफाइड एंड रेशनल. तो आपको बताना दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा. क्या ये जस्टिफाइड था. और में जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन सम ऑफ द स्पेसिफिक इंसिडेंट इन्वॉल्विंग टोटो मिसबिहेवियर. ठीक है. कुछ इंसिडेंट बताने हैं टोटो के मिसबिहेव के. एंड हाउ डिड दीज इंसिडेंट कंट्रीब्यूट टू द फैमिली रियलाइजेशन दैट टोटो वाज नॉट सूटेबल पेट. उनको क्यों रियलाइज़ हुआ कि टोटो जो है वो एक सूटेबल पेट नहीं है. सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स द गुरु एंड हिज डिसिपल वर इनिशियली इंटीग्रेटेड बाय द स्ट्रेंज प्रैक्टिस ऑफ द किंगडम वेयर पीपल वर्कड एट नाइट एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे. They also noticed everything, including food, was sold at the same price, one do regardless of its value. The disciple found this to be an excellent opportunity to live cheaply and wanted to stay. ठीक है. उन्होंने वहाँ रहने की सोची. However, the guru censored something was amiss and warned that irrational behavior of the people, dictated by foolish rulers, could lead to trouble. Later, the disciple found himself in danger due to the kingdom's absurd sense of justice, where random decision could lead to severe consequences. This confirmed the guru's belief that nothing in this kingdom was justified and rational, ultimately proving that living under foolish leadership was risky and unpredictable.
कि ऐसे किंगडम में और ऐसे राजा के अंडर रहना वो बहुत रिस्की है, अनप्रेडिक्टेबल है, जो किसी भी कोई भी डिसीजन जो है वो दिमाग से ठीक तरीके से नहीं लेता है। नेक्स्ट देखिए टोटो के मिसबिहेव के बारे में देखेंगे। टोटो मिसबिहेवियर इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉइंग द नरेटर स्कूल ब्लेजर, creating chaos at home by breaking dishes and almost scalding himself and causing a scene on a train by threatening passenger and leading to trouble with the ticket collector. His frequent theft and mass making further demonstrated his inability to be a manageable pet. तो उसकी इन हरकतों को देखते हुए वो एक अच्छा पेट नहीं था। These incidents highlighted Toto's disruptive and dangerous behavior, causing the family significant inconvenience and expenses. Ultimately, the cumulative effect of his destructive action and the trouble he caused led to the family to conclude that Toto was not a suitable pet, prompting to find a better situation for him. जिससे उन्होंने उसके लिए एक और कुछ बेटर जो है एक तरीका खोजने की सोची। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन आंसर जो है आप अपने तरीके से लिखेंगे, आपको स्टोरी पता होती है, आपको कंटेंट पता होता है, उसी के रेफरेंस में आपको स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसको लिखना होता है। ठीक है, तो इन्हीं आंसर्स पे स्टिक होने की कोई नीड नहीं है। आप जो है अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से आंसर लिख सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइंस का पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है वो अपलोड किए जाएंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।